Hi everyone, this is Mayank again, and today we are going to discuss over a particular theory. Today we are going to find out कि किस तरह से कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है इस थ्योरी के थ्रू, थ्योरेटिकल वैल्यू, दैट इज व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग। दिस थ्योरी, इस थ्योरी का नाम जो है वो है पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग थ्योरी। बेसिकली थ्योरी का फॉर्मूला क्या बोलता है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कंसेप्ट क्या है उसके पीछे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये बोला था कि ये कॉल ऑप्शन निकालने का फॉर्मूला है, कॉल ऑप्शन C0। ठीक है, कॉल ऑप्शन कैसे निकाला जा सकता है इसमें से देखना, स्टॉक की प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है दिस इज डेल्टा, इसको बोलते हैं हेज रेशियो माइनस बोरोविंग्स। बस बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अब ये इसके पीछे का कंसेप्ट देखते हैं, ध्यान दो। मैं कुछ एक हाइपोथेटिकल फिगर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ठीक है, ये S0 मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक की, शेयर्स की आज की प्राइस है 50 रुपये मान लो। ठीक है, कल जाके जैसे हम लेते हैं उसको कि एक साल का, कैलकुलेशन पर्पस के लिए एक साल लेते हैं, अदरवाइज मोस्टली आपको क्वेश्चन में आता है कॉल ऑप्शन की 3 महीने की वैल्यू निकालो। बस फर्क एक साल और 3 महीने में यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है अगर 3 महीने होता है तो S1 यानी एक साल बाद या तो वो प्राइस हो जाएगी 60 रुपये, और SU ले लो। ठीक है, और SD या तो वो प्राइस हो जाएगी 40 रुपये। SU मतलब अपर लेवल पे प्राइस 60 रुपये एक साल बाद, लोअर लेवल पे प्राइस 40 रुपये एक साल बाद। ठीक है, या तो 60 या तो 40, दो ही तो चीजें हो सकती है। आज अगर पर्टिकुलर प्राइस है तो कल जाके या तो बढ़ेगी या तो गिरेगी, कांस्टेंट रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद में आप ले लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%, टाइम है 1 ईयर। ओके कूल। अच्छा, तो और एक सिचुएशन लेते हैं हम कि कॉल ऑप्शन, इस पर्टिकुलर स्टॉक पे कॉल ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये दूसरा तरीका, इसकी स्ट्राइक प्राइस है मान लो आप 55 रुपये। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है, ये तो डिटेल आपको क्वेश्चन में दी हुई है या मार्केट में आपको ऐसे डिटेल दी हुई है। मान लो आप इंडिविजुअल हो, आपको शेयर्स खरीदना है। ठीक है, क्योंकि मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं, मतलब राइट टू बाय, आपको शेयर्स खरीदना है। ध्यान दो, या फिर हम एक सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, दो लोग लेते हैं, टू पीपल आर देयर। ठीक है, दिस इज मिस्टर एमेलिया। ठीक है, अब इसने क्या किया ना, ये मिस्टर है। ठीक है, इसने क्या किया ना, एक पोर्टफोलियो बनाया। पोर्टफोलियो बनाया यानी इसने किया क्या, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। उसने क्या किया, स्टॉक खरीदा। सर इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि वन सेकंड, सॉरी, ये है ऑप्शन मार्केट, ये है डेरिवेटिव मार्केट, करेक्ट, और ये है आपका स्पॉट मार्केट। तो दो लोग लेते हैं हम, मिस्टर एमेलिया ये स्पॉट मार्केट में ट्रांजेक्शन करेंगे, दूसरा पर्सन डेरिवेटिव मार्केट में ट्रांजेक्शन करेगा। ठीक है, मिस्टर एमेलिया ले लेते हैं। ओके, मिस्टर एमेलिया ने क्या किया, स्टॉक खरीदा। कितना स्टॉक खरीदा, सिर्फ 0.25 स्टॉक खरीदा, मतलब एक शेयर भी पूरा नहीं खरीदा। अब आप बोलोगे प्रैक्टिकली सर ऐसा कैसे हो सकता है, फ्रैक्शन में थोड़ी शेयर्स मिलते हैं, नहीं मिलते। 0.25 स्टॉक बोलने का मतलब मेरा ऐसा है कि 4 के बदले 1 खरीदा, 4 खरीदना था उसके बदले 1 खरीदा।
बस थ्योरेटिकल पर्पज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप ले लो उसको कि 0.25 स्टॉक खरीदा। पूरा एक स्टॉक खरीदा तो 50 रुपये देने पड़ते हैं आज, ठीक है, क्योंकि आज की पहली तो 50 रुपये। अगर उसने 0.25 खरीदा तो कितने रुपए देने पड़े होंगे उसको? 12.5 रुपये, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, अच्छा इसको तो स्टॉक को खरीदने के लिए पैसा लगेगा, पैसा कहाँ से लाया? बोरो किया। अच्छा बोरो किया तो पैसा आया होगा ना, कितना पैसा बोरो किया उसने? 9.09 रुपीज बोरो किए बैंक से, एक साल के लिए 9.09 रुपीज बोरो किए बैंक से। अब बाकी का, भाई 9.09 में स्टॉक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना स्टॉक तो 9.09 में, बाकी का पैसा उसने जेब से डाला। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मिस्टर एमिलिया के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ उसमें अपने पैसे कितने डालने पड़े? 3.41 रुपीज, ठीक है। सो बेसिकली जो कैश आउटफ्लो हुआ स्टार्टिंग में इस पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए वो है 3 रुपये 41 पैसे। 3 रुपये 41 पैसे अपने जेब से डालो और ये पोर्टफोलियो क्रिएट। उसने क्या किया, 9.09 बैंक से लाया, 3 रुपये 41 पैसे अपने, और 12.5 में स्टॉक खरीद लिया। कूल। अब देखो, दिस इज टाइम 0। अब मैं बात करता हूं टाइम 1 ईयर की, एक साल बाद की बात। एक साल बाद क्या हो जाता है, या तो स्टॉक 60 रुपए चले जाएगा या तो स्टॉक 40 रुपए चले जाएगा। ध्यान दो, एक साल बाद हमको पोजीशन खत्म करनी है, कहानी खत्म करनी है। अगर स्टॉक 60 रुपए चला गया तो आप स्टॉक बेच दोगे। आपके पास कितना स्टॉक था? एक स्टॉक था तो 60 रुपए बेच मिलेंगे आपको, एक एक शेयर बेचोगे तो 60 रुपए मिलेंगे। आपके पास तो सिर्फ 0.25 स्टॉक था, तो 0.25 स्टॉक आप बेचोगे तो कितने रुपए मिलेंगे इसमें? 15 रुपए मिलेंगे। कूल। अब 9.09 आपने बोरो किया था, 10% के साथ बोलो इंटरेस्ट कितना होता है? तो 9.999 आएगा, मैं उसको लेता हूँ 10 रुपए। नेट में आपके पास कितना बचा? 5 रुपए। चलो ठीक है, ये तो अगर हुई बात प्राइस 60 हुई तो। अगर प्राइस 40 रुपए होगी तो भाई 40 रुपए में 0.25 स्टॉक बेचेंगे, तो तब कितना पैसा आएगा? 10 रुपए। और बोरोइंग तो भाई 10% लगना ही है, मार्केट प्राइस का बोरोइंग से क्या लेना देना, तो ये हो जाएगा 0। सो दिस इज कैश इनफ्लो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं अब कि मिस्टर एमिलिया को स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ा? 3 रुपए 41 पैसे, और एंडिंग में जो पैसा फायदा हो सकता है वो तो हो सकता है तो 5 रुपए का फायदा, या तो हो सकता है 0 रुपीज का फायदा, है ना? करेक्ट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ओके ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, स्पॉट मार्केट छोड़ो, डेरिवेटिव में आते, कहानी खत्म करते। यानी मिस्टर एमिलिया का बेसिक पर्पस क्या था कि मेरे को पैसा कमाना है। देखो स्टॉक खरीदा, स्टॉक बेच दिया, कहानी खत्म हुई। अब आगे देखो, ये हम ले लेते हैं दूसरी पार्टी हमारी, मिस चमेलिया, ठीक है। तो मिस चमेलिया क्या करती है? मिस चमेलिया कॉल ऑप्शन खरीदती है, इसी स्टॉक पे कॉल ऑप्शन खरीदती है, ठीक है। अब ये कॉल ऑप्शन, अगर आप स्टार्टिंग में, अगर आपको डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट याद हो, कॉल ऑप्शन याद हो, तो कॉल ऑप्शन जब हम खरीदते हैं या कोई भी ऑप्शन जब हम स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं तो हमको स्टार्टिंग में प्रीमियम देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है कि एक साल बाद अगर आपको लगा तो आप 55 रुपए में स्टॉक खरीद लेना, कहानी खत्म, है ना? तो क्या होगा? प्रीमियम जाएगा, ठीक है। अब ये प्रीमियम कितना जाएगा? मैंने तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं कि प्रीमियम कितना, स्टार्टिंग में प्रीमियम दोगे तभी तो कॉल ऑप्शन मिलेगा। एग्जैक्टली मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम वही चीज निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। दो चीजें होगी कि यहाँ प्रीमियम ले लो, ये मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगा प्रीमियम क्या क्या होगा। चलो मान लो कुछ तो एक प्रीमियम पे किया, ये बाद में कंसिडर करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद में एक साल आपने तो कॉल ऑप्शन ले लिया, एक ऑप्शन खरीदा, एक ऑप्शन,
पूरा का पूरा एक शेयर खरीदने के लिए। अब उस दिन अगर मार्केट में प्राइस 60 चली जाती है और 40 चले जाती है, तो सबसे पहली बात आप एक्शन क्या लोगे? अगर मार्केट में प्राइस 60 चली गई तो क्या आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे? क्योंकि अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करना इसका मतलब 55 में स्टॉक खरीदना, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना इसका मतलब 55 में स्टॉक नहीं खरीदना, मार्केट में जाके मार्केट रेट पे स्टॉक खरीदना। तो क्या आप 60 में स्टॉक खरीदना पसंद करोगे जब आपके पास 55 में ऑप्शन है? ऑब्वियसली यू विल गो फॉर 55। अगर आप 55 में खरीद रहे हो यानी आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो। सो व्हाट यू विल डू, यू विल एक्सरसाइज योर ऑप्शन, क्योंकि मार्केट में महंगा मिल रहा है, ऑप्शन में सस्ता। यहां आप एक्सरसाइज नहीं करोगे अपना ऑप्शन, ठीक है? और आपको ये पता है कि एक्चुअल में डिलीवरी नहीं होगी यहां पे तो आपको कैश में सेटलमेंट होना है। तो कैश में सेटलमेंट होना है तो पे ऑफ आएगा। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको कितने का फायदा हुआ, कितने सस्ते में मिला स्टॉक? 60 माइनस 55, 5 रुपए। और यहां तो एक्सरसाइज किया ही नहीं, तो यहां तो कुछ नुकसान है ही नहीं। ऑप्शन में यही तो आपको फायदा होता है, यही तो आपको एडवांटेज है कि या तो फायदा या तो जीरो, नुकसान कभी नहीं होता, क्योंकि प्रीमियम तो आपने स्टार्टिंग में ही दे दिया था। सो दिस इज इट, दिस इज द नेट कैश फ्लोज। नाउ टेल मी, सेम स्टॉक मिस्टर एमेलिया ने स्पॉट मार्केट में ट्रांजैक्शन किया, मिस चमेलिया ने डेरिवेटिव मार्केट में ट्रांजैक्शन किया, कौन फायदे में रहा ज्यादा? कोई नहीं, क्योंकि दोनों को मैच्योरिटी पे अगर 60 प्राइस हुई तो 5-5 का ही फायदा है, 40 प्राइस हुई तो कुछ भी फायदा नहीं है, ना किसी को नुकसान ना किसी को। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों को मैच्योरिटी पे सेम अमाउंट मिलने वाली है, ठीक है? अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं ये चीज कि अब बताओ कि अगर यहां एक्चुअल मार्केट में ये ऑप्शन खरीदते समय अगर चमेलिया को प्रीमियम दिया जाता कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है 5 रुपए, तो चमेलिया को कितना देना पड़ता? 5 रुपए देना पड़ता कैश आउटफ्लो। अब मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, फायदे में कौन है, मिस्टर एमेलिया या मिस्टर चमेलिया? ऑब्वियसली मिस्टर एमेलिया। अब मैं आपको ऑप्शन वापस से पूछता हूं, अगर आपको इन दोनों में से कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़े तो आप कौन सा पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे? फर्स्ट वाला एमेलिया वाला या चमेलिया वाला? ऑब्वियसली यू विल गो फॉर एमेलिया, बिकॉज एमेलिया में क्या होता है, कम पैसे देके 5 रुपए 0 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ ज्यादा पैसे देके 5 रुपए 0 रुपए मिल रहे हैं। द कंसेप्ट इज, अगर मैच्योरिटी पे कैश फ्लो सेम होने वाली है तो आप स्टार्टिंग में ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे? नो। सो क्या होगा, मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ेगी, कोई भी कॉल ऑप्शन नहीं खरीदेगा, ठीक है? तो मार्केट में ऑप्शन की डिमांड नहीं है, जब डिमांड गिरेगी तो प्राइस भी गिराना पड़ेगा, ठीक है? चलो प्राइस गिर गई, प्राइस गिर गिर के मान लो आ गई 1 रुपए पे, तो अब क्या होगा, 1 रुपए में आपको ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं आपसे फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपको ये पोर्टफोलियो बनाना है और ये पोर्टफोलियो बनाना है, दोनों में से आप क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द सेकंड आइटम। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 5 और 0 मिल रहे हैं भाई, यहाँ 3 रुपए 41 पैसे देके 5 और 0 मिल रहे हैं, तो विल यू पे मोर हाई, लाइक मोर अमाउंट फॉर द सेम कैश फ्लोज? नो। सो यू विल गो फॉर दिस कॉल ऑप्शन। एवरीबडी विल गो फॉर द कॉल ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एक बार डिमांड बढ़ना शुरू हो गई तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। पैरिटी पे कब आएगा? पैरिटी पे तब आएगा जब ना ही ये 1 ना ही ये 5, ये एग्जैक्टली होगा 3 रुपए 41 पैसे। अगर 3 रुपए 41 पैसे कॉल ऑप्शन की मार्केट में वैल्यू है तो दोनों की डिमांड सेम होगी, कोई भी कहीं पे भी जाके अपना ट्रांजैक्शन कर सकता है, पैसे कमा सकता है। देयर इज नो आर्बिट्रेजिंग पॉसिबल हियर, कोई फायदा नहीं होगा एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है आपको? सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कॉल ऑप्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए का मतलब होता है थेरोटिकल मार्केट प्राइस। एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या थी? 5 या 1 एक्चुअल मार्केट में। थेरोटिकल मार्केट प्राइस क्या थी? 3 रुपए 41 पैसे। जब एक्चुअल मार्केट प्राइस, दिस इज थेरोटिकल मार्केट प्राइस एंड दिस इज एक्चुअल मार्केट प्राइस, जब एक्चुअल मार्केट प्राइस और थेरोटिकल मार्केट प्राइस मैच नहीं करती, ये समझ लेना आर्बिट्रेजिंग करके पॉसिबल है पैसा कमाना, ठीक है? ओके, ये बाद में बात करता हूं आर्बिट्रेजिंग की। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको ये तो समझ में आ गया कॉल ऑप्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 रुपए 41 पैसे। तो ये आया कहां से?
ये रहा आपका कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला। ध्यान दो, स्टॉक प्राइस थी आपकी 50 रुपए, डेल्टा था 0.25, हेज रेशो ये जो मैंने 0.25 बोला ना ये, माइनस बोरोइंग थी 9.09, दिस इज नथिंग बट 3 रुपीज 41 पैसा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको दो क्वेश्चन आएंगे कि ठीक है सर 50 रुपए तो मार्केट में दिया हुआ है, आप ये बताओ 0.25 कहां से लाया, है ना, हमने कहां से लाना, मतलब कितना भी खरीदा, अपने मन से कुछ भी ले लेना ना। 0.25 का कैलकुलेशन है, 9.09 का भी कैलकुलेशन है, और ये मैंने स्टार्टिंग में लिखते समय लाया कहां से, ये ध्यान दे दो। हेज रेशियो, इसको बोलते हैं हेज रेशियो। ये जो 0.25 था, सिर्फ दो सवाल है आपके इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये 0.25 स्टार्टिंग में कहां से लाया और ये 9.09 कहां से लाया, तो मैं दोनों की बात करता हूं। हेज रेशियो इज नथिंग बट कॉल वैल्यू एट अपर लेवल, कॉल वैल्यू एट लोअर लेवल, माइनस डिवाइड बाय स्टॉक वैल्यू एट अपर लेवल, स्टॉक वैल्यू एट लोअर लेवल। ठीक है, तो ये देखो, कॉल वैल्यू एट अपर लेवल आपकी क्या थी 5, ये है कॉल की वैल्यू, दिस इज सी यू, दिस इज सी डी। मतलब मार्केट में जो स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है उसको यूज करके पहले पता कर लो कि अगर मैंने कॉल ऑप्शन लिया तो मेरा पे ऑफ कितना होगा, तो 5 माइनस 0 इज द पे ऑफ। स्टॉक प्राइस थी हाईएस्ट वाली 60 और ये 40, इससे आ गया था मेरा 0.25, दिस इज द हेज रेशियो। इसलिए मैंने जब यहाँ मार्केट में ट्रांजेक्शन करना था तो स्टॉक से 0.25 ही खरीदा। नेक्स्ट बोरोइंग, बोरोइंग इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो डेल्टा आपका ऊपर आया है वो मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक प्राइस एट लोअर लेवल माइनस कॉल प्राइस एट लोअर लेवल। तो ये मैंने कैसे सॉल्व किया, डेल्टा था 0.25 मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक प्राइस एट लोअर लेवल माइनस कॉल प्राइस एट लोअर लेवल 0 और डिवाइड बाय 10% रेट था, 10% रेट, तो 1.1, दैट्स नथिंग बट 9.09। सो इन दोनों जगह से मेरा ये वैल्यूज आई थी 9.09 और 0.25, तो मैंने उसको मेन फॉर्मूले में रख दिया और पता कर लिया कि कॉल की थ्योरेटिकल प्राइस कितनी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे को पता चल गया कॉल की थ्योरेटिकल प्राइस कितनी होनी चाहिए, 3.41। ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं 3.41। सो अब मैं दो सिचुएशन ले रहा हूं, ठीक है, एक्चुअल मार्केट प्राइस। अब आपको ये तो समझ में आ गया पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग थ्योरी क्या होता है। उसके बाद मैं लेता हूँ एक्चुअल मार्केट प्राइस मान लो 5 है और एक्चुअल मार्केट प्राइस मान लो यहाँ पे 1 है। थेरोटिकल मार्केट प्राइस इस केस में थी 3.41 और इस केस में भी थेरोटिकल मार्केट प्राइस रहेगी 3.41। ध्यान दो, आर्बिट्रेजिंग कैसे कर सकते हैं अब इस थ्योरी के साथ में। एक्चुअल मार्केट प्राइस इज मोर देन थेरोटिकल मार्केट प्राइस, मतलब क्या, ज्यादा है ना, मार्केट में महंगा मिल रहा है, 5 रुपए में मिल रहा है, नहीं महंगा मिल रहा है, आपके हिसाब से कितना मिलना चाहिए, 3 रुपए 41 में। सो देयर फॉल कॉल इज ओवर वैल्यूड, सेल कॉल फॉर, ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड चीज आप बेचते हो खरीदते हो, महंगा कोई मिल रहा है तो खरीदते हो ना, बेचते हो। सेल कॉल फॉर आर्बिट्रेज गेन्स, और यहां पे देखना एक्चुअल मार्केट प्राइस इज लोअर देन थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, देयरफॉर कॉल इज अंडर वैल्यूड, सस्ता मिल रहा है भाई, 3 रुपए 41 ही होना चाहिए था, 1 रुपए में मिल रहा है, देयरफॉर बाय कॉल फॉर आर्बिट्रेज गेन्स। डू यू गेट दैट पॉइंट? सो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको आता है कि कॉल की वैल्यू निकालो अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल, तो जस्ट यू हैव टू यूज 3 फॉर्मूलेज। मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ यहाँ पे चीज़ों को, ध्यान देंगे आप लोग। समरी, सिर्फ 3 फॉर्मूले, कॉल इज नथिंग बट डेल्टा इनटू स्टॉक प्राइस माइनस बोरोविंग्स। स्टॉक प्राइस आपको दी हुई रहेगी, डेल्टा यानी हेज रेशियो इज नथिंग बट कॉल वैल्यू एट अपर माइनस कॉल वैल्यू एट लोअर डिवाइड बाय स्टॉक वैल्यू at upper minus stock value at lower level, and borrowing is nothing but present value of delta into stock D minus call D, यानी लोअर प्राइस पे स्टॉक की वैल्यू और
लोअर साइड में कॉल की वैल्यू। इससे आपका थ्योरेटिकल प्राइस आ जाएगा, एक्चुअल मार्केट में दिया हुआ रहेगा। कंपेयर करो, वैल्यूएशन डिसाइड करो, बाय करना है बाय करो, सेल करना है सेल करो, एंड डू द ट्रांजेक्शन लेटर ऑन to gain some amount. So this is how you do the arbitraging with the portfolio replicating model. Let's have a look on the question over this model in the next lecture, and you will get a more idea about it. So let's meet in the next lecture with a new question. Until that time, it's bye bye from me.